नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इंडियन नेशनल मूवमेंट के पहले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति को। तो 1857 की क्रांति ये एक बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजों को हमें समझना है। तो सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि 1857 की क्रांति को हम किस प्रकार से समझेंगे। तो आइए देखें। तो 1857 की क्रांति को समझना, तो सबसे पहले तो 1857 की क्रांति को पढ़ने के क्रम में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत में ब्रिटिश विस्तार हुआ। तो किस प्रकार से BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, वो भारत में एक शासक बन बैठी। तो ट्रेडर किस प्रकार से रूलर बन गया, व्यापारी किस प्रकार से शासक बना, उसे सबसे पहले हम समझेंगे। तो भारत में BEIC की विजय यानी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय या उसका विस्तार किस प्रकार से हुआ, इसे हम समझेंगे। बहुत ज्यादा समय इस पे हम नहीं व्यतीत करेंगे, लेकिन मूल इस 1857 की क्रांति को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमें चाहिए वो हम यहां से डेवलप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे कि ये 1857 में जो क्रांति हुई उसका स्वरूप क्या था, उसका नेचर क्या था। क्या ये मात्र एक सैनिक विद्रोह था या फिर ये एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस विषय पर विभिन्न इतिहासकारों के क्या मत हैं उन्हें भी हम देखेंगे, और वो सारी चीजें परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछी जाती हैं। जब हम ये समझ लेंगे तो हम ये समझेंगे कि आखिर 1857 में अचानक ऐसा क्या हो गया जिसके विरोध में भारतीय ब्रिटिश सैनिकों ने हथियार उठा लिए और भारत के एक बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का विरोध होने लगा, उनके विरुद्ध लोगों ने हथियार उठा लिए। तो 1857 की क्रांति के कारणों को हम समझेंगे, और इसमें बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे लेक्चर से वो जुड़े हुए हैं। इसको हम समझेंगे तो बड़े विस्तार में आर्थिक कारणों की भी बात करेंगे, राजनीतिक कारणों की बात करेंगे, धार्मिक सामाजिक कारणों की बात करेंगे और तात्कालिक कारण की भी हम बात करेंगे। जब ये हम पढ़ लेंगे तब हम समझेंगे कि क्रांति का प्रसार किस प्रकार से हुआ और उसका पतन किस प्रकार से हुआ। तो रिवोल्ट के जो थिएटर्स रहे, जो मुख्य मंच रहे, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम अवध की बात करें, चाहे हम कानपुर की बात करें, चाहे हम झांसी की बात करें, चाहे हम जगदीशपुर की बात करें, इन सब सेंटर्स पर किसके नेतृत्व में ये जो है क्रांति प्रारंभ हुई और कौन ब्रिटिश अधिकारी था जिसने की क्रांति का दमन किया, आदि आदि सब बड़े विस्तार से हम समझेंगे। तो क्रांति का प्रसार एवं पतन, इसके बाद हम समझेंगे कि क्रांति के असफलता के कारण क्या रहे, आखिर 1857 की क्रांति फेल कैसे हो गई। तो बहुत सारे कारण रहे, सबको समझेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि 1857 की क्रांति का महत्व क्या रहा, और सबसे महत्वपूर्ण हम सबसे अंत में समझेंगे, और वो है 1857 के पश्चात भारत में ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन। तो कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हमने 1857 की क्रांति से किया है, तो केवल और केवल इस लेक्चर के लिए ही हमने इसकी शुरुआत की है 1857 की क्रांति से। क्यों? क्योंकि 1857 के पश्चात भारत में ब्रिटिश नीतियों में जो परिवर्तन हुआ उसे बिना ठीक प्रकार से समझे हुए इंडियन नेशनल मूवमेंट को नहीं समझा जा सकता है। तो बहुत विस्तार से इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में ब्रिटिश नीतियों में
क्या क्या परिवर्तन आए, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी तक अंग्रेजों ने यह मान लिया था कि एक उच्च नस्ल होने के कारण भारत और भारतीयों पर उनकी पकड़ अस्थाई है। लेकिन 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों के इस गलत आत्मविश्वास को कि भारत और भारतीयों पर उनकी पकड़ अस्थाई है को बुरी तरह से हिला दिया, और इसके बाद अंग्रेजी सरकार मजबूर हुई भारत में अपनी नीतियों को बदलने के लिए। तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही भारत से समाप्त कर दिया गया और भारत प्रत्यक्ष ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में चला गया। तो बहुत विस्तार से हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस टॉपिक को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे वो हमने समझ लिया। तो अब पहले नंबर से हम शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश विजय कैसे हुआ, आइए समझें। तो भारत में ब्रिटिश विस्तार दो प्रकार से हुआ। एक तो युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश विस्तार हुआ और दूसरा प्रशासनिक नीति के द्वारा भारत में ब्रिटिश विस्तार हुआ, जिसे शांतिपूर्ण विलय की नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे युद्ध के द्वारा जो भारत में ब्रिटिश विस्तार हुआ उसके बारे में। तो यहां पर एक सुंदर सा चार्ट आपको दिख रहा है जिसमें पूरी कहानी है कि किस प्रकार से एक ट्रेडर, किस प्रकार से एक व्यापारी भारत में रूलर हो गया, भारत में शासक हो गया। तो BEIC की विजय और विस्तार से जुड़ा हुआ ये चार्ट है जिसमें उन सभी युद्धों का जिक्र है जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का भाग्य विधाता एक प्रकार से बना दिया और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरे भारत पर, संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो लगभग संपूर्ण भारत पर BEIC का अधिकार ये अंत में लिखा हुआ है। इन सब की हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा हम इतिहास में पीछे जाना चाहेंगे और कुछ महत्वपूर्ण विषयों को हम समझना चाहेंगे। तो देखिए 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर्ड दिया, एक शाही आदेश पत्र दिया कि जाओ और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करो। तो इस अधिकार पत्र को लेकर के अंग्रेज भारत में आए और 1613 में जब भारत में मुगल साम्राज्य का शासक जहांगीर था, तब 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री बना ली। तो 1613 से लेकर के 1757 के काल को हम ये मानते हैं कि इस दौरान ब्रिटिश गतिविधियों का भारत में विस्तार हुआ। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये जो काल था वो उसकी गतिविधियों के विस्तार का काल था और संघर्ष का काल था, क्योंकि इसी दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पुर्तगालियों के साथ, डचों के साथ और सबसे अधिक फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष हुआ। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे क्लाइव में ठन गई और प्लासी के मैदान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कि बंगाल के नवाब अपने बड़े अधिकारियों और मुख्यतः अपने सेनापति मीर जाफर की गद्दारी के वजह से प्लासी के मैदान में
हार गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व कर रहा था क्लाइव, उसको इस युद्ध में विजय मिली। तो प्लासी के युद्ध में मिली विजय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल का शासक बना दिया। तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में कौन नवाब बनेगा, इसका निर्णय करने की शक्ति आ गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो प्लासी के युद्ध ने एक व्यापारिक कंपनी को भारत में शासक बना दिया। तो 1757 में लड़े गए प्लासी के युद्ध ने अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बंगाल के शासन की बागडोर सौंप दी। हालांकि यह अप्रत्यक्ष ही था, लेकिन बक्सर का जो युद्ध था, जो 1764 में लड़ा गया और जिस युद्ध में भारत की तीन बड़ी शक्तियां, एक तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, जिसे कि अंग्रेजों ने ही बैठाया था मीर जाफर को हटा करके, दूसरा अवध का नवाब और तीसरा मुगल सम्राट, ये तीन बड़ी शक्तियां बक्सर के मैदान में एकजुट हुई अंग्रेजों के विरुद्ध। और यह हुआ कि अंग्रेजों को हरा करके यहां से भगाना है। लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों को विजय मिली। तो बक्सर के युद्ध में भारत की तीन बड़ी शक्तियां उस समय की एक साथ होकर के भी अंग्रेजों को हरा नहीं पाई। तो जहां हम प्लासी के युद्ध को ये कहते हैं कि ये धोखे की जीत थी, ये गद्दारी की जीत थी, ये छल की जीत थी, ये बाहुबल की जीत नहीं थी, ये युद्ध की जीत नहीं थी। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ये इसके ठीक उलट था। यहां पे छल, धोखा, गद्दारी नहीं हुई थी। सब लोग आमने सामने ठीक प्रकार से लड़े थे और ये एब्सोल्यूट विक्ट्री थी, ये बाहुबल की विक्ट्री थी, जिसमें कि अंग्रेजों को जीत मिली। तो ये युद्ध जो है ने ये तय कर दिया कि अब जो बंगाल है उस पे प्रत्यक्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण है। 1765 में एक संधि हुई जिसे हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं, और उस इलाहाबाद की संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। तो कुल मिलाकर के मैं बताना आपको यह चाहता हूं कि प्लासी का युद्ध जो 1757 में लड़ा गया था और बक्सर का युद्ध जो 1764 में लड़ा गया था, इन दोनों युद्धों के माध्यम से पूर्वी भारत पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। मैंने पूर्वी भारत क्यों लिखा है? पूर्वी भारत मैंने इसलिए लिखा है कि उस समय का जो बंगाल था, यानी 1757 का जो बंगाल था, 1764 का जो बंगाल था, इलाहाबाद की संधि में 1765 का जो बंगाल था, उसमें आज का बिहार, उड़ीसा, आज का पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा बांग्लादेश, आसाम के कुछ हिस्से, इतना बड़ा बंगाल था। और इसलिए इतने बड़े भूभाग पर कंपनी का अधिकार हो गया, तो हम उसे बंगाल न कह करके ठीक प्रकार से आप समझें कि प्लासी और बक्सर के युद्ध ने कितने बड़े भूभाग का स्वामी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बना दिया था। इसलिए पूर्वी भारत पर अंग्रेजों का अधिकार मैंने लिखा हुआ है। तो पूर्वी भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया दो युद्ध के माध्यम से। अब यहां पे दक्षिण में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे थे हैदर अली। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान, जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा। तो जो मैसूर था, हम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर रहे हैं, तो जो मैसूर था, उस मैसूर के
शासक थे वाडियार, उनकी टाइटल थी वाडियार या आडियार भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो उन्हीं वाडियारों के सेना में एक छोटे पद से शुरू करके हैदर अली 1755-56 तक इस पोजीशन में आया कि सर्वाधिकारी हो गया, यानी सारे अधिकार उसी के पास हो गए। तो वाडियारों के हाथ से वास्तविक सत्ता हैदर अली के हाथ में चली गई। हैदर अली दक्षिण की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। बहुत जबरदस्त सैनिक कमांडर हैदर अली था। तो अब जो है प्लासी और बक्सर में जो सफलता मिली थी अंग्रेजों को, उसे दक्षिण में दोहराने के लिए उन्हें सबसे आसान शिकार कौन दिखा? तो वो था मैसूर। इन्हें लगा कि मैसूर का खेल भी हम इसी तरह से प्लासी और बक्सर की तरह ही खेल जाएंगे, तो दक्षिण में भी हमारी प्रेजेंस बहुत मजबूत हो जाएगी। लेकिन 1767 से लेकर के 1769 में लड़े गए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हैदर अली ने उनके घुटनों पर बैठा दिया और इनके आधार, जो इनका बेस था, उस मद्रास के पास पहुंच गया। तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को मजा चखा दिया, लेकिन अंग्रेज मानने के लिए तैयार नहीं थे। 1780 और 84 के बीच दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और इसी दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली 1782 में मारा गया और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने चार्ज संभाल लिया। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध का कोई भी रिजल्ट किसी के पक्ष में नहीं गया। ये एक बार एक हिसाब से कहें तो इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया, अनिर्णित ये रहा। इसमें कोई नहीं जीता, कोई नहीं हारा। लेकिन जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया 1790 से लेकर के 1792 तक, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की बहुत क्षति हुई। अंग्रेज बहुत हावी हो गए मैसूर पर और फाइनली 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को मार दिया गया। जो मैसूर राज्य था उसका बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और मैसूर के एक छोटे हिस्से पर वाडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को राजा बना करके नियुक्त कर दिया गया और उनके ऊपर सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि की व्यवस्था लाद दी गई। अभी आगे हम सहायक संधि को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से चार आंग्ल मैसूर युद्ध के माध्यम से मैसूर को एक ताकत के रूप में समाप्त कर दिया गया। मैसूर के एक बड़े हिस्से को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और मैसूर के एक छोटे हिस्से पर उन्हीं वाडियार वंश के शासक को बैठा दिया गया जिन वाडियारों के हाथ से हैदर अली ने सत्ता छीनी थी, ठीक है। यह समझ में आ गया, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। अब हम बात करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध की। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, ये जो भी चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें आगे रेफरेंस के रूप में आने वाली हैं। ये सब अलग अलग लेक्चर्स हैं। बहुत विस्तार से आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ा जाता है, बहुत विस्तार से आंग्ल मराठा युद्ध को पढ़ा जाता है, बहुत विस्तार से आंग्ल सिख युद्ध को पढ़ा जाता है, प्लासी बक्सर सबको पढ़ा जाता है। मेरा बस प्रयास ये है कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं इसमें आपको बता सकूं और उसके बाद जब हम आ जाएंगे 1857 की क्रांति के स्वरूप को समझने के लिए, कारण को समझने के लिए, तो वहां से ये सारी बातें जो है ठीक प्रकार से आपको समझ में आए और किस प्रकार से 1857 का समय आ गया, कैसे कंपनी के पास इतना भूभाग आ गया, ये सारी बातें आपको समझ में आए। बस इसके लिए हम इसको समझ रहे हैं। अभी आगे बढ़ेंगे हम तो मैप वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। तो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 3। अब देखिए थोड़ा सा मैं मराठों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो 1526 में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर के बाद हुमायूं मुगल शासक बना, जिसे कि शेर शाह सूरी ने कुछ समय के लिए अपदस्थ कर दिया
लेकिन फाइनली हुमायूं फिर से गद्दी पर आ गया। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर मुगल शासक बना और उसके समय में मुगल जो साम्राज्य था उसकी जड़ें बहुत गहरी हो गई, बहुत जो है अस्थाई मुगल साम्राज्य हो गया। अकबर के बाद जहांगीर शासक बना, जहांगीर के बाद शाहजहां बना और शाहजहां के बाद औरंगजेब शासक बना। तो ये जो मुगल साम्राज्य था ये 1526 से लेकर के 1707 तक या 1720 या एक मान्यता के रूप में कहें तो 1740 तक या 1739 तक, ठीक है, भारत में सर्वोच्च शक्ति था। भारत में सर्वोच्च शक्ति 1526 के बाद ही कौन था? मुगल साम्राज्य था। बीच में शेरशाह आया लेकिन उसको हटा दीजिए। तो जितने मुगल शासकों की बात हमने की उसमें सबसे अधिक क्षेत्रीय विस्तार जिस मुगल शासक ने किया उसका नाम था औरंगजेब। तो औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य सबसे मजबूत और सबसे अधिक विस्तृत हो गया। लेकिन औरंगजेब की जो नीतियां थी, धार्मिक नीतियां, उसने बहुत सारे विरोधियों को पैदा कर दिया मुगल साम्राज्य के। तो महाराष्ट्र के इलाके में मराठे उभरे छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में, दिल्ली के पास ही जाट उभरे, सिख उभरे पंजाब में, ऐसे करके तो मुगल साम्राज्य को बहुत अधिक विस्तारित तो कर दिया औरंगजेब ने, लेकिन उसकी जो नीतियां थी उसके कारण मुगल साम्राज्य जो है खोखला होता चला गया। और जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे वो उन सब कमियों को भर नहीं पाए और मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा उसी दौरान महाराष्ट्र में मराठे एक शक्ति के रूप में उभरने लगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठों को एक शक्ति के रूप में संगठित किया था, लेकिन दूसरा संस्थापक मराठों का बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद जो कि पेशवा थे छत्रपति साहू जी के, मराठे एक शक्ति के रूप में भारत में उभरना शुरू हुए। और जब बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम मराठों के पेशवा बने और 1720 से लेकर 1740 तक का जो उनका रीजन था, जो उनका टाइम था, उस टाइम फ्रेम में मुगल लोग को उन्होंने सेकेंड शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया और भारत की सबसे बड़ी शक्ति कौन बन गया? मराठे बन गए। तो प्लासी के युद्ध के समय भारत का सबसे बड़ी ताकत कौन थी? मराठे थे। बक्सर के युद्ध के समय भारत की सबसे बड़ी ताकत कौन? तो मराठे थे। हालांकि 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे हार गए थे, लेकिन फिर भी मराठों से अधिक शक्ति 1720 के बाद किसी के पास नहीं थी भारत में। तो भारत की सर्वोच्च शक्ति मराठे थे। जिस हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया उस हैदर अली को मराठे जब चाहते थे तब हिला देते थे। तो मराठे सबसे बड़ी शक्ति थे। बिना मराठों को दबाए हुए अंग्रेज भारत में अपना विस्तार नहीं कर सकते थे और मराठों के हाथ में भारत का साम्राज्य जाएगा यह तय हो चुका था। बालाजी बाजीराव के समय मराठों का जो क्षेत्रीय विस्तार था वो इतना अधिक हो चुका था कि यह कहा जाता था कि मराठे जो ध्वज है, जो केसरिया ध्वज है, वो कटक यानी पेशावर से लेके अटक यानी उड़ीसा तक फैलता है। और मराठे घोड़े एक ही समय में सिंधु नदी का जल भी पीते हैं और उसी समय वो कृष्णा नदी का भी जल पीते हैं। मतलब इतना अधिक क्षेत्र पर इनका जो है विस्तार हुआ था। तो मराठों और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध हुए। पहला 1775 से लेकर के 82, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है क्योंकि युद्ध होता था, संधि, फिर युद्ध, संधि, ऐसे, ठीक है। तो 1775 से लेकर 82 तक पहला युद्ध।
दूसरा 1803 से लेकर के 5 तक तो सेकंड एंग्लो मराठा वार। तो सेकंड एंग्लो मराठा वार में मराठों की शक्ति को बुरी तरह से अंग्रेजों ने कुचला और फाइनली तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तो केवल और केवल नाम मात्र का युद्ध कहा जा सकता है, क्योंकि मराठे बहुत प्रतिरोध इसमें नहीं कर पाए। तो ये 1817 से लेकर के 1818 तक में हुआ। तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध के माध्यम से एक बहुत बड़े भूभाग पर और एक अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी भारत में जो मराठे थे उनको अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मराठा जो साम्राज्य था उसके हेड होते थे पेशवा, जो कि पूना में बैठते थे, और उनके नीचे जो गवर्नर्स के रूप में बाजीराव के समय बिठाए गए लोग थे, जो कि एक प्रकार से अब स्वतंत्र राजा की तरह व्यवहार करने लगे थे। जैसे कि पेशवा पूना के सबसे ऊपर, उनके नीचे उनके एक गवर्नर, उनके एक सरदार, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, उज्जैन और बाद में ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर। ठीक है, इन सबका नाम आप सुनेंगे। तो इनके लीडर कौन थे, इनके नेता कौन थे, इनके राजा कौन थे? तो पेशवा थे जो पूना में बैठते थे। तो ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ, इसमें पेशवा को जो है पेंशन दे दी गई बाजीराव सेकंड को, और उनको जो है कानपुर में निर्वासित कर दिया गया। तो पूना का पूरा जो क्षेत्र था वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सतारा नाम का एक राज्य बनाया गया और वहां पर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज प्रताप सिंह को राजा बनाया गया। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से। और आंग्ल सिख युद्ध, तो 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए। तो पंजाब के इलाके में एक बहुत मजबूत साम्राज्य की स्थापना रणजीत सिंह के द्वारा की गई थी। सिखों का यह राज्य था और रणजीत सिंह की सेना के बारे में यह कहा जाता था कि एशिया में उतनी अच्छी सेनाएं किसी के पास नहीं है, और बहुत ही बहादुरी से वो जो है अपने साम्राज्य को विस्तारित कर रहे थे। लेकिन उनके मरने के कुछ ही समय बाद अयोग्य उत्तराधिकारियों के हाथ में सत्ता आई और 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। 1848 और 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरा का पूरा पंजाब अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। ये पूरी बात आपको समझ में आ गई। तो प्लासी, बक्सर, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध, 3 आंग्ल मराठा युद्ध और 2 आंग्ल सिख युद्ध के द्वारा लगभग संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार स्थापित हो गया। आइए देखिए, 1757 से यहां से शुरू करिए। ये इलाका एरिया अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है। इसमें बनारस का भी जिक्र है। हालांकि बनारस में तो बलवंत सिंह थे, इनको जो है पैतृक जमींदारी मानी गई। तो ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका इनके पास था 1757 में। और यहां पे मद्रास में तो ये प्रेसिडेंसी थी इनका, और ये नॉर्दर्न सरकार का एरिया। अब इससे आगे बढ़िए, ये 100 साल में किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य फैला है उसका मैप है। यहां पे देखिए अब क्या स्थिति है। तो यहां पे देखिए मैसूर को दबाया जा चुका है। मैसूर का एक बड़ा हिस्सा अब जो है अंग्रेजी राज्य में मिलाया जा चुका है, ठीक है। और यहां पे फाइनली आप देखिए, तो अब ये जो मैप है ये 1857 का मैप है। यहां आप देखें तो अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया है। हम जो है इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको जो है पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। अब आइए यहां पे टेरिटरीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857। तो 1857 में क्या स्थिति थी? ब्रिटिशों
की अधिकारिता की, वो यहां पे है। तो आप देखिए, ये जो पूरा है कलर, ये जो पूरा कलर है, ये जो पूरा कलर है, ये जो पूरा कलर है, ये ब्रिटिशों के प्रत्यक्ष नियंत्रण का क्षेत्र है। और ये जैसे ये राजपूताना है, ठीक है, ये राजपूताना है, तो यहां पर ब्रिटिशों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। लेकिन इनके ऊपर भी जो ये क्षेत्र है, जैसे ये हैदराबाद का निजाम का क्षेत्र है, उसके बाद ये होलकर का क्षेत्र, ये सिंधिया का क्षेत्र जो पूना के पेशवा के सामंत रहे, और फिर जो है उन्होंने, और ये देखिए ये रीवा का क्षेत्र, ये सब क्या है, ये देसी राज्य यहां पे है। तो जो व्हाइट में है वो देसी राज्य है, और जो इस कलर से है वो ब्रिटिश राज है। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, कितने बड़े भूभाग पे फैला है। यहां देखिए पंजाब, इस पूरे क्षेत्र पर रणजीत सिंह का राज्य था, लेकिन ये पूरा क्षेत्र जो है अब कहां है, 1857 में अंग्रेजों के पास है, ठीक है। तो ब्रिटिश जो राज था वो दो इकाइयों से मिलकर के बनता था। एक तो प्रत्यक्ष नियंत्रण वाला भारत, जिसे कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत। तो ये क्या है, ये ब्रिटिश भारत है। ये क्या है, 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 ब्रिटिश भारत है। ये ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश इंडिया। और दूसरा प्रिंसली स्टेट, नेटिव स्टेट, देसी राज्य, भारतीय राज्य। जैसे ये क्या है, पूरा राजपूताना, ये देसी राज्य है, प्रिंसली स्टेट है, राजकुमारों का राज्य है। ये सिंधिया का राज्य, देसी स्टेट, होलकर का राज्य, देसी स्टेट, हैदराबाद के निजाम का राज्य, देसी राज्य, यानी नेटिव स्टेट, यानी प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो जो ब्रिटिश इंडिया था उस पे ब्रिटिशों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, डायरेक्ट जो है उनका कंट्रोल था। और जो नेटिव स्टेट थे उनके 3 सब्जेक्ट ब्रिटिशों के पास होते थे। एक तो डिफेंस होता था, दूसरा जो है उनकी विदेश नीति होती थी, एक्सटर्नल अफेयर्स, और तीसरा कम्युनिकेशन, संचार होता था। ये किसके पास होता था, ये ब्रिटिश ताज के पास होता था, ठीक है। ये पूरी व्यवस्था जो है वो आई थी सब्सिडरी अलायंस से, उसको भी हम आगे समझेंगे। तो ये पूरी कहानी आपको क्लियर है, ऐसा मैं समझता हूं, ठीक है। अब आगे आइए। तो अब हम बात करेंगे कि प्रशासनिक नीति से किस प्रकार से ब्रिटिश विस्तार भारत में हुआ। तो प्रशासनिक नीति से ब्रिटिश विस्तार जब हम कहते हैं तो हमारा कहना होता है व्यक्तिगत के सिद्धांत के बारे में, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डलहौजी लेकर के आया एक व्यक्तिगत का सिद्धांत, क्षय का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है हड़प नीति। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ये ऐसी नीति थी जिसके द्वारा कई भारतीय जो देसी राज्य थे, जो नेटिव स्टेट थे, उन्हें हड़प लिया गया, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हम समझें उससे पहले हम समझना चाहेंगे बेले जली की सहायक संधि, यानी सब्सिडरी अलायंस को। तो ये सब्सिडरी अलायंस क्या है, इसे हम ठीक प्रकार से समझेंगे, क्योंकि अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगा करके अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, जिसके कारण अवध के लोग गुस्से में थे। और हम जब क्रांति की असफलता के कारणों की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि जो भारत के देसी राज्य थे उन्होंने अंग्रेजों की खूब मदद की, कई तटस्थ रहे, बहुत कम थे जिन्होंने क्रांतिकारियों की मदद की। ऐसा क्यों हुआ? या फिर जो नेटिव स्टेट थे उनकी हैसियत क्या थी, यह भी समझिए, तब जाकर के सारी चीजें, देखिए सारी चीजें कनेक्टिंग हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब समझ लेंगे तो आगे आपको समझने में
कठिनाई नहीं होगी। तो बेले-जली की सहायक संधि क्या थी, सब्सिडरी अलायंस क्या था? तो सबसे पहले तो इस शब्द से ही समझिए, सहायक संधि। सहायक संधि यानी इसका अर्थ अगर हम निकालें तो हमें यह समझ में आ रहा है कि दो लोग आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, इस बात की संधि कर रहे हैं, इस बात की ट्रीटी वो कर रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करेंगे, सहायक संधि। ठीक है, लेकिन ये जो सहायक संधि की व्यवस्था थी, ये जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से नहीं थी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक सर्वोच्च शक्ति भारत में जब बन गई तो इसने जो भारत के नेटिव स्टेट थे, जो भारत के रजवाड़े थे, रियासतें थी, उनको जबरदस्ती सहायक संधि मानने के लिए विवश करना शुरू कर दी। और सहायक संधि एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था थी कि जो भी स्टेट इस व्यवस्था में फंस जाता था उसकी हालत खराब हो जाती थी। तो एक बड़ी शक्ति द्वारा एक उससे कमजोर शक्ति को के ऊपर थोपी गई ये व्यवस्था थी जिसे हम जानते हैं सहायक संधि के द्वारा। आप देखिए इस सहायक संधि में क्या क्या होता था, उसको हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इन शर्तों को कैसे मान सकता है। पहला, भारतीय यानी देशी राज्यों की विदेश नीति कंपनी के हाथ में होगी। तो कंपनी के हाथ में भारतीय राज्यों की विदेश नीति होगी, यानी कि भारत के जो राज्य होंगे वो दूसरे राज्य से किसी भी प्रकार की संधि समझौता नहीं कर सकते। ठीक है, उन राज्य के लिए संधि समझौता कौन करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। दूसरा, राज्य अपने खर्च पर एक अंग्रेजी सेना रखेंगे। तो एक अंग्रेजी सेना होगी। सेना कौन किसकी होगी? अंग्रेजों की होगी। और खर्च कौन देगा? राज्य देगा। तो सेना लॉयल किसके लिए होगी? तो अंग्रेजों के लिए होगी। और उस सेना को पैसा कौन देगा? उसका खर्च कौन वहन करेगा? तो वो राज्य करेगा। तो जो सेना उस राज्य के प्रति लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है, उस सेना का वेतन वो राज्य देगा जहां पे वो सेना नियुक्त है। और क्या होगा? तो राज्य अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेंगे। तो एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा, यानी राजा के सर पे एक रेजिडेंट बैठा दिया जाएगा, एक अंग्रेजी एजेंट बैठा दिया जाएगा जो राजा के कार्यों को पर नजर रखेगा। और क्या होगा? तो बिना कंपनी की अनुमति के राज्य अपनी सेवा में किसी यूरोपीय को नहीं रख सकते। तो अगर किसी यूरोपीय अधिकारी को, कर्मचारी को, व्यक्ति को रखना है नौकरी में, तो एक बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछना होगा। ठीक है, इतना राज्यों से लेने के बाद इस यानी सहायक संधि में वादा क्या किया जाता था? इतना राज्यों से लिया जा रहा है तो इसके बदले दिया क्या जा रहा था? तो उनसे कहा गया कि पहली बात कि कंपनी राज्य के आंतरिक प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो राज्य का जो इंटरनल मैटर है उसमें कंपनी कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। हालांकि ये साफ और सफेद झूठ था। अंग्रेज रेजिडेंट जो है राज्यों के आंतरिक प्रशासन में भी हस्तक्षेप करते थे, एक प्रकार से राजाओं की हालत को खराब करके रखे हुए थे। ठीक है, और क्या? तो और ये कहा कंपनी ने कि कंपनी आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से राज्य की रक्षा करेगी। तो अगर कोई राज्य उस राज्य पे हमला कर रहा है तो कंपनी उस राज्य की रक्षा करेगी। और राज्य की जनता ही अगर राजा के खिलाफ विद्रोह पर उतर गई तब भी कंपनी राजा की रक्षा करेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो सहायक संधि की व्यवस्था थी जिसमें कि कंपनी के आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से राज्य रक्षा करेगी, ये सुनिश्चित हो जाने के कारण राजा क्या हो गए? राजा विलासी हो गए, विलासिता में डूब गए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य कब करेगा? या राजा
अच्छा कार्य कब करेगा? जब या तो उसे जो है बाहरी शत्रुओं से खतरा हो तो वो अपनी सेना को मजबूत करेगा, और यहां तो सेना राजा के पास है ही नहीं, ठीक है। अपने प्रशासन को मजबूत करेगा, और या तो उसे यह हो कि अगर प्रशासन ठीक प्रकार से नहीं चलेगा तो जनता विद्रोह के लिए खड़ा हो जाएगी। यहां दोनों बातों से राजाओं को सुरक्षित कर दिया गया। तो राजा जो है किस प्रकार से अपना प्रशासन चलाते, और इस व्यवस्था में डालने के बाद अवध के नवाब को कहा गया कि यहां कुशासन है, अच्छा शासन नहीं है, और कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय किया गया। जबकि यह व्यवस्था ही सहायक संधि की ऐसी थी कि जो भी राज्य इस व्यवस्था को अपनाता था वहां कुशासन ही था, वहां सुशासन हो ही नहीं सकता था, ठीक है। ये तो इन राज्यों पर सहायक संधि थोपी गई, इन राज्यों पर सहायक संधि थोपी गई। अब यहां पे देख लीजिए, ये भी सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेले जली की सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस कहा जाता है। भारत में डुप्ले ने सबसे पहले इसको का प्रयोग किया, ठीक है। लेकिन इसे एक सिद्धांत के रूप में जो है लेकर के आया बेले जली, ठीक है। तो हैदराबाद राज्य ने, हैदराबाद के निजाम में ने 1798 में इस संधि को स्वीकार कर लिया। मैसूर, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, 1799 में वाडियार के हाथ में सत्ता आ गई और वहां सहायक संधि थोप दिया गया। तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार के भोसले 1803, सिंधिया 1804, और राजपूत राज्यों की हम बात करें तो जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर, ठीक है। तो आपको यह समझ में आ गया कि यहां जो आपने नेटिव स्टेट्स देखे थे उनकी हैसियत क्या है, उनके पास कितने अधिकार हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कितने अधिकार हैं, यह क्लियर हो गया होगा आपको इसको पढ़ने के साथ साथ ही, कि कुल मिलाकर के हम अगर देखें तो ये जो मैप हमें दिख रहा है इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में अगर हम कहें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन है, ठीक है। बीच बीच में नेटिव स्टेट हैं, लेकिन उन नेटिव स्टेट्स की शक्ति क्या है आपने यहां देख लिया, ठीक है। यह समझ में आ गई बात आपको। अब आ जाइए, तो अब हम बात करेंगे डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत के बारे में, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। तो 6 का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे कि शांतिपूर्ण विलय की नीति भी कहा गया, वो क्या है उसे हम समझें। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी एक नियम लेकर के आया कि जो नेटिव स्टेट्स हैं उनके शासक अगर निसंतान है, यानी उन्हें कोई संतान नहीं हो सकता है, तो वो गोद किसी बच्चे को नहीं ले सकते हैं। हिंदू धर्म में गोद लेने की परंपरा धर्म में और परंपरा दोनों में है। तो कोई भी आम इंसान हो या फिर कोई राजा ही हो, अगर उसका कोई अपना संतान नहीं है, उसका कोई अपना पुत्र या पुत्री नहीं है, तो वो किसी के पुत्र और पुत्री को लेकर के अपना उत्तराधिकारी उसे बना लेता है, उसे गोद ले लेता है, और जिस बच्चे को गोद लिया जाता है उसे पुत्र के समान ही सारे जो है लाभ प्राप्त होते हैं, यानी वही उत्तराधिकारी हो जाता है। तो डलहौजी ने कहा कि नहीं, ये गोद लेने का तो कोई सिस्टम चलेगा नहीं चलेगा, यानी अगर आपका स्वयं का पुत्र है तब तो वो अगला राजा बनेगा, और अगर आपका स्वयं का पुत्र नहीं है तो आप किसी को गोद लेकर के उसे राजा नहीं बना सकते हैं। तो गोद लेने का जो राइट्स था उसे समाप्त कर दिया डलहौजी ने, और उसने कह दिया कि अगर आपको गोद लेना हो तो आप लेते रहिए, लेकिन हम उसको उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे आपके राज्य का। तो गोद लेने की परंपरा पर रोक लगाया गया डलहौजी के द्वारा, और इसने कहा कि जो निसंतान है
उसका राज्य हम क्या करेंगे, ब्रिटिश राज्य में मिला लेंगे। तो अगर आपके रक्त का से निकला हुआ व्यक्ति ही उत्तराधिकारी होगा, कोई गोद लिया हुआ व्यक्ति उत्तराधिकारी नहीं हुआ होगा। यह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा डलहौजी ने बताया। अब इसमें भी इन जनरल जो सारी बातें मैंने आपको बताई वही हमें पता चलती हैं कि व्यक्तिगत का सिद्धांत यही था। असल में इसमें भी 3 श्रेणी में नेटिव स्टेट्स को बांटा गया, देशी राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला, वे राज्य जो किसी के नियंत्रण में ना रहे हों तो वो गोद ले सकते हैं। तो जो ब्रिटिश नियंत्रण में है ही नहीं, उस पर कोई इनका दावा नहीं, तो वो गोद ले सकते हैं। दूसरा, वे राज्य जो मुगलों या मराठों के अधीन, इतिहास में वे राज्य जो मुगलों या मराठों के अधीन कभी भी रहे हों तो, और अब वे अंग्रेजी नियंत्रण में है, तो ये क्या है कि गोद ले सकते हैं। लेकिन इनके लिए क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति लेनी होगी, यानी अंग्रेजों की अनुमति आवश्यक होगी। तो वैसे राज्य जो कभी मुगलों या मराठों के अधीन थे, अब ब्रिटिशों के अधीन है, उनको अगर गोद लेना है किसी बच्चे को तो अंग्रेजों की अनुमति आवश्यक होगी। और वे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों ने स्वयं किया है, जैसे सतारा की बात मैंने आपसे की थी, जहां प्रताप सिंह को राजा बनाया गया था, तो वैसे राज्य गोद नहीं ले सकते थे। तो यहां पर तो एकदम छूट थी। यहां पर कुछ जो है विषय है कि अनुमति चाहिए, और यहां पे क्या, गोद नहीं ले सकते। ठीक है, तो वे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों ने किया, गोद नहीं ले सकते। तो सतारा का निर्माण अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, तो 3 श्रेणियों में बांटा गया। कुल मिलाकर के कि जो भी राजा निसंतान है, जिसका अपना स्वयं का पुत्र नहीं है, वो किसी भी बालक को गोद लेकर के अपना उत्तराधिकारी या अगला राजा नहीं घोषित कर सकता था। ये बात डलहौजी की हड़प नीति ने कहा, इसीलिए इसका नाम लोगों ने हड़प नीति रखा। ये कौन सी नीति है? ये राज्यों को हड़पने की नीति है। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, लावारिस का वारिस बन करके ब्रिटिश राज झांसी आया। झांसी को भी इसी आधार पर मिलाया गया था। तो लावारिस का, जिसका कोई वारिस ना हो, उसका वारिस कौन? ब्रिटिश राज। तो आप गोद मत लीजिए, आपके राज्य का वारिस कौन बनेगा? ब्रिटिश राज बनेगा। ब्रिटिश राज में आपका राज्य मिला लिया जाएगा। ये ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस नीति का प्रयोग करके डलहौजी ने किन किन राज्यों को हड़पा, आइए उसको देखें। तो सबसे पहले तो सतारा ही हड़प लिया गया 1848 में। यहां के पहले राजा प्रताप सिंह बनाए गए, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज, और अप्पा साहब यहां के राजा थे सतारा के, तो इनका राज्य हड़पा गया। जैतपुर और संबलपुर 1849 में ब्रिटिश राज में मिलाया गया। बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853। यहां पर भी जो राजा थे वो निसंतान मरे राजा जी, ऐसे सुभद्रा कुमारी चौहान जी, बहुत अच्छी कविता। नागपुर 1854 और अवध 1856। यहां पे एक बार मैं आपको बता दूं, ये जो अवध लिखा गया है, ये जो है व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत नहीं मिलाया गया था ब्रिटिश राज में, लेकिन इसको भी ब्रिटिश राज में मिलाया गया था। इसी पीरियड में ही मिलाया गया था जब इन राज्यों को मिलाया जा रहा था, तो मैंने अवध लिख दिया। अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश राज में मिलाया गया था, क्योंकि अवध में ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वर्क नहीं कर रही थी। अवध के नवाब को अपना वारिस था। ठीक है, तो अवध इस नीति के तहत नहीं मिलाया गया है, लेकिन अवध का भी विलय ब्रिटिश राज में किया गया, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है। ठीक है, तो अब एग्जाम में इससे प्रश्न कैसे आएंगे? तो सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि इस नीति का प्रवर्तक कौन था। तो इस नीति का प्रवर्तक था डलहौजी। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है कि किन राज्यों को गोद लेने की अनुमति थी, तो वो भी बता दिया गया।
और सबसे महत्वपूर्ण जो बार बार पूछा जाता है वो क्रम पूछा जाता है कि किस राज्य को कब जो है अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। तो पहले सतारा को मिलाया गया कि बघाट को मिलाया गया, पहले उदयपुर को मिलाया गया कि झांसी को मिलाया गया, ऐसे जो है दे देगा स्टेटमेंट और आपसे कहेगा कि इसको जो है क्रम से करिए जो है, ठीक है। और ये सारी चीजें पूछी जाएंगी आपसे। और यहां पर आप देखें तो ये सिद्धांत लेकर सबसे पहले आया बेलेजली, लेकिन एक सिद्धांत के रूप में इसका प्रयोग जो है बेलेजली ने किया, एक नीति के तौर पर, एक मतलब जो है घोषित पूरे जो है स्ट्रक्चर्ड वे में प्रयोग इसका किसने किया, तो बेलेजली ने ही किया। किस राज्य ने कब सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार किया, यह भी पूछा जाता है। तो ये यहां पर जो है बताया गया है। सहायक संधि क्या होती है वो भी आप जो है समझ चुके होंगे, ये सारी चीजें आपने समझ लिया, ठीक है। तो आप यहां देखें, हमने भारत में ब्रिटिश विजय को ठीक प्रकार से समझा है। ये चार्ट आपको जो है परमानेंट वर्क करेगा, इससे बहुत सारे प्रश्न भी आएंगे और सबसे ज्यादा हमको समझने में सारे विषयों को ये बहुत हेल्पफुल रहा। इसके बाद ओवर ए पीरियड ऑफ 100 ईयर, 100 साल में अंग्रेज कहां से शुरू करके कहां पहुंच गए आप ये देख रहे हैं। इसके बाद जो है टेरिटरी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, 1857 में ब्रिटिश राज की स्थिति क्या थी, नेटिव स्टेट्स की स्थिति क्या थी, इस मैप में अच्छे से बताया गया है। बेलेजली की सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस क्या था, इसको हमने समझा। आखिर हम ने इसको समझ करके ये समझ लिया कि राजाओं की स्थिति रही ही क्या होगी, और 1857 में अंग्रेज कितने मजबूत हो चुके थे, ये दोनों बातें हमें इससे पता चली, ठीक है। और डलहौजी का व्यक्तिगत के सिद्धांत को हमने समझा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समझा। इसे समझना इसलिए बहुत आवश्यक था क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने 1857 की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसी ने बहुत सारे शासकों को नाराज किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलता हूं इसी लेक्चर के अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।